ठंड में गरीब माँ की भूख। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं। इतनी रात के अंधेरे में चारों तरफ ठंड से कोहरा छाया हुआ था। वहीं गांव के अंदर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक विधवा औरत अपने दो लड़के और दो लड़की को सीने से लगाकर बैठी होती है ताकि उसके किसी बच्चे को ठंड ना लगे। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों हमें ऐसे दिन दिखा रहा है? सुधा के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। तभी अचानक से उनकी कच्ची छत घर में ही गिर जाती है और सिल्ली का एक टुकड़ा उसके बेटे कलयुग के सर पर गिर जाता है। अरे ये क्या? कलयुग, कलयुग, उठ जा बेटा। भगवान, इसे तो खून निकल रहा है। सुधा अपने बेटे कलयुग को गोदी में उठा लेती है, जिसके बाद उसकी दोनों बेटियां और एक बेटा उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। देखिए, पहले पर्ची बनवाइए, उसके बाद फीस भरिए, है ना? फिर मैं आपके बेटे का इलाज करना शुरू करूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास इसकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल खर्चों के बलबूते पर चलता है, ना कि लोगों के ऊपर दया करके। आया समझ में? डॉक्टर सुधा को उसके बच्चे के साथ हॉस्पिटल से निकाल देता है, जिसके बाद सुधा अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ती है और उसे अपने बेटे कलयुग के सर पर बांध देती है, जिसके बाद उसके बच्चे उससे खाना मांगने लगते हैं। माँ, भूख लगी है। माँ, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। माँ देखो, वहाँ पकोड़े वाला है, हमें कुछ खिला दो ना माँ। अपने बच्चों की बातें सुनते ही सुधा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बच्चों, मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे हॉस्पिटल से हमें निकाल दिया था, वैसे ही ये दुकान वाला भी हमें भगा देगा। सुधा को कुछ समझ नहीं आता। उसकी गोदी में उसका बेटा कलयुग होता है और वो सड़क पर आती जाती गाड़ियों से भीख मांगना शुरू कर देती है। भाई साहब, जरा गाड़ी रोको, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे हट जाओ मेरी गाड़ी के सामने से। जब देखो भीख मांगने के लिए अपने बच्चों का झूठा बहाना लगा कर खड़े हो जाते हैं। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, है ना? वो ऐसा कहकर अपनी गाड़ी का शीशा बंद करता है और स्पीड से गाड़ी ले जाता है। बेचारी सुधा रोती रह जाती है। आखिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने भूखे बच्चों की भूख कैसे मिटाऊं? सुधा अपने बच्चों को लेकर कुछ दूरी पर चलती है, जहां उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो गरीब बेसहारा लोगों को ठंड में कंबल और खाना बांट रहे होते हैं। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते सुधा अचानक से बेहोश हो जाती है। माँ, उठो ना माँ। देखो, ऐसा मत करो माँ, उठो ना माँ। माँ बहुत भूखी थी। लगता है हमारा पेट भरने के चक्कर में माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। तुम दोनों माँ के पास रुको, मैं कुछ लोगों से मदद मांग कर आता हूँ। कुणाल उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों से मदद मांगता है, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर सुधा की मदद करते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। कुछ ही देर में सुधा को होश भी आ जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी ठंड में आपने हमारी मदद की। चिंता मत करो बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस ठंड में कई सारे गरीब लोग और गरीब परिवारों का यही हाल है। ये लो बहन, अपने बच्चों के लिए ये कंबल ले जाओ। कम से कम इस कंबल के सहारे कुछ तो ठंड से बचाव हो पाएगा। सुधा मेघा से कंबल ले लेती है और अपने चारों बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें वहां से ले जाने लगती है। चलते चलते उसके सामने एक कूड़े की खदान आ जाती है, जहां बहुत बड़े बड़े पाइप रखे होते। अब हमारे पास रुकने की और कोई जगह नहीं है। आज हम यही रुकेंगे। सुधा उन पाइप के अंदर अपने बच्चों को सुला लेती है और उनके ऊपर कंबल डाल देती है, जिसके बाद सुधा पूरी रात ठंड में उनके पास ही सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुधा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। माँ माँ उठो माँ, कुणाल भैया देखो मम्मी को क्या हो गया है। माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सुधा के चारों बच्चे पाइप से निकलने के बाद बाहर खड़े हो जाते हैं और लोगों से मदद मांगने लगते हैं। उनमें से एक आदमी उन बच्चों की मदद करता है और सुधा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जिसके बाद वो आदमी सुधा के इलाज का पैसा भी देता है। आखिर ये माँ को क्या हो गया है? माँ बार बार बेहोश क्यों हो जाती है? तुम्हारी माँ के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई है, जिस कारण से तुम्हारी माँ बेहोश है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं। पेशेंट को होश आ गया है, आप चाहो तो उनसे जाकर मिल लो। चलो बच्चों, अपनी माँ से मिल लो, ताकि तुम्हें भी थोड़ी अपनी माँ को देखकर तसल्ली मिल जाए।
चारों के चारों बच्चे तुरंत अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सुधा अपने चारों बच्चों को रोते हुए गले से लगा लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप ना होते, मेरे बच्चों के सर से माँ का आंचल छिन जाता। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, लेकिन कुछ खाने को नहीं है माँ। सुधा हॉस्पिटल से मिले हुए खाने को अपने बच्चों को खिला देती है। ये सब देखकर सरगम को बहुत खुशी मिलती है और सरगम सुधा से कहता है, अरे आपके सभी बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं। देखो, मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरी बात ठीक लगेगी या नहीं। दरअसल मैं अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ रहा था। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में भी काम कर सकती हो और अपने बच्चों को भी पाल सकती हो। जो मेरे लिए बनाओगी वही अपने बच्चों के लिए बनाकर भी उनकी भूख मिटा देना। आपने मेरे लिए इतना सोचा, आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। सरगम सुधा और उसके चारों बच्चों को अपने साथ अपने घर में ले आता है, जिसके बाद सुधा सरगम और अपने चारों बच्चों के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो सबसे पहले सरगम को परोस देती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। सुधा, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें भूख नहीं लगी? और तुम भी यहाँ बैठकर खाना खाओ। आप खाना खा लीजिए। जो खाना बच जाएगा मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी। और मेरी भूख की चिंता मत कीजिए। मेरे बच्चे पेट भर खाना खा लेंगे तो मेरी भूख मिट जाएगी। हे भगवान, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? अपने बच्चों को बुलाओ और तुम भी यहाँ बैठो। हम सभी लोग एक साथ खाना खाएंगे। ये सुनकर सुधा बहुत खुश होती है, जिसके बाद सुधा अपने चारों बच्चों को बुला लेती है और खुद भी अपने बच्चों और सरगम के साथ बैठकर खाना खाती है। उस दिन सुधा पेट भरकर खाना खाती है और उसके बच्चे भी। देखते ही देखते रात होने लगती है, जिसके बाद सुधा कुछ कपड़े ले जाकर रसोई में बिछा लेती है। बच्चों, चलो आओ, मैं तुम सभी को लोरी सुनाकर सुला देती हूँ। सुधा अपने चारों बच्चों को रसोई में लोरी सुनाने लगती है। जैसे ही सरगम उन्हें रसोई में सोते हुए देखता है, वो सुधा से कहता है, तुम इस घर में काम करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रसोई में जाकर सो जाओगी। देखो, इस घर में 2 कमरे हैं, एक में मैं सो सकता हूँ तो दूसरे में तुम अपने बच्चों के साथ सो सकती हो। सरगम चारों बच्चों को कमरे में ले जाता है और वहां सुला देता है, जिसके बाद सुधा सरगम से कहती है, आपका ये एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो सुधा। मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारी कक्षा में पढ़ता था। मैं तुम्हें मन ही मन बहुत पसंद किया करता था और जब तुम मुझे इस हालत में मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुम्हें आज भी उतना ही पसंद करता हूँ। क्या तुम अपनी आगे की जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? लेकिन मैं एक विधवा हूँ। समाज हमारे रिश्ते को स्वीकारेगा नहीं। मेरे होते हुए हमारे रिश्ते पर आज भी नहीं आएगी। सरगम सुधा के साथ विवाह रचा लेता है। उस दिन के बाद से सुधा और उसके चारों बच्चों की जिंदगी एक नए मोड़ से शुरू होती है और सुधा अपने चारों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, नीली पीली चमकीली चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। सोनपुर गांव में रहने वाली गंगा एक गरीब मनिहारिन थी, जो अपनी बेटी परिधि के साथ एक कच्चे पुराने घर में गरीबी में दिन काट रही थी। परिधि महज 5 साल की थी जब उसके पिता की मौत हो गई और घर की जिम्मेदारी गंगा के कंधे पर आ गई। परिधि ने बचपन से ही अपनी माँ की देखा देखी चूड़ियां बनाना सीख लिया। गरीब का जीवन होता ही ऐसा है। उनके बच्चों को झूले और झुनझुने की झिलमिलाहट कहाँ सीखना नसीब होता है। हे भगवान, आज तो सिर्फ 1 ही दर्जन चूड़ियाँ बिकी है। इतनी महंगाई में आटे दाल का भाव भी इतना तेज हो गया है कि इस 20 रुपए में 1 किलो आटा भी नहीं मिलेगा। जो भगवान की इच्छा। गंगा अपने माथे पर चूड़ियों से भरी टोकरी को लेकर गांव की ओर बढ़ जाती है, जहां चौखट पर बैठी उसकी 15 साल की बेटी परिधि बैठी हुई थी। अरे माँ, आप आ गई? हाँ बेटी, पता नहीं किसका मुंह देख कर गई थी। दिन भर में बस बोहनी हुई है। मगर माँ, ये तो हर दूसरे दिन की बात है। और फिर कभी कभी तो चूड़ियाँ की बोहनी भी नहीं होती। ये तो गनीमत है कि आज हम माँ बेटी के पास खाने को प्याज रोटी है, वरना कभी कभी तो पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। परिधि की बातों में उसके घर में घिरी बदहाली साफ तौर से झलक रही थी। असल मायने में गरीब का जीवन होता ही ऐसा है। कभी रूखी सूखी रोटी खाकर रात काटनी पड़ती है और जब पैसों की किल्लत पड़ती है तो पानी के कतरे उनका कौर बन जाते हैं। गरीब रोजाना हड्डियां गलाकर कमाते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें रोटी नसीब होती है। समय गुजर रहा था। परिधि के घर के कोने में एक हाथ चक्की पड़ी हुई थी। परिधि अपने हाथों से उस चक्की को चलाकर गेहूं पीसती है। चक्की,
मैं तुम्हारे बहुत एहसानमंद हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे चलने से हम गरीब माँ बेटी कुछ पैसे बचा पाती हैं, जिससे तेल मसालों का जुगाड़ चल बन जाता है। सच कहूँ तो मैंने तुमसे जीवन जीना सीखा है, क्योंकि तुम खुद पिसकर इंसानों का पेट भरती हो, इसीलिए इस गरीबी में भी हिम्मत नहीं हारती। परिधि बेटी, मैं जा रही हूँ, सांझ तक आऊंगी। ये सोचकर गंगा चूड़ियां बेचने निकल पड़ती है। भगवान ने जैसे उस दिन अपनी नजर उस मजबूर माँ पर फेर दी थी। दिन भर में गंगा ने बहुतेरी चूड़ियां बेच दी। उस दिन उसने 500 की कमाई की थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में खुशी की झिलमिलाहट थी। शुक्रिया भगवान, आज मैं परिधि के लिए जलेबी और पानी पूरी लेकर जाऊंगी, उसे बहुत पसंद है। आज मौका भी है, दस्तूर भी और खरीदारी का दाम भी। गंगा से खुशियां संभालते नहीं संभल रही थी। वो हड़बड़ाहट में आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक एक ट्रक उसे जोरदार टक्कर मारकर चला जाता है और चूड़ी के साथ गंगा भी सड़क के बीच ढेर हो जाती है। जैसे तैसे गंगा की जान तो बच जाती है, मगर वो कोमा में चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं, न तो परिधि के पास पैसे होते हैं, न कमाने का कोई जरिया। वो चक्की के पास बैठी रो रही थी। सब कुछ खत्म हो गया चक्की, माँ भी जिंदा लाश बनकर रह गई है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं, जिन चूड़ियों को बेचकर घर का चूल्हा जलता था वो भी नहीं बची। अब तुम्हें पिसना नहीं पड़ेगा। ऐसा कहते हुए परिधि के मन का दुख आंखों में उतरकर चक्की में घुल मिल जाता है। तभी अचानक चक्की एक तेज तीखी सुनहरी चमक में इठलाती हुई झूमने लगती है और उसके बीच के हिस्से से एक चमचमाती सोने की चूड़ी का बंडल बाहर आता है, जिसे देखकर परिधि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है? इस चक्की में से सचमुच सोने की चूड़ी निकल रही है या ये मेरी आंखों का धोखा है? परिधि खुद से ये सवाल ही कर रही होती है कि अचानक जादुई चक्की के पत्थर पर आंख नाक मुंह बन जाता है और चक्की बोलती है, परिधि, ये खरा सच है, मैं एक जादुई चक्की हूँ। लो, इस सोने की चूड़ी को बेचकर अपने घर के दुख दूर कर लो, और जब भी तुम्हें जरूरत हो तो मुझ जादुई चक्की से जितनी चाहो सोने की चूड़ियाँ मांग सकती हो। मैं तुम्हारी मनोरथ को पूरा करूंगी। शुक्रिया जादुई चक्की, इस समय मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत थी। परिधि उसी पलछिन सोने की चूड़ी को लेकर सुनार के यहाँ बेचने चली जाती है, जिसके बदले में उसे एक बड़ी रकम मिलती है। उन पैसे से वो अपने घर के खाली खत्तों को भर लेती है और झटपट से खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाती है। तभी आधी रात उनके घर को तेज तूफान घेर लेता है और बिजली की गड़गड़ाहट सुनकर परिधि नींद से जाग जाती है। अरे छत पर चढ़ी फूस की छप्पर तो हटती ही जा रही है। ये घर अब ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला, मुझे नए घर की जरूरत है। कुछ देर बाद तूफान थम जाता है। अगले दिन परिधि जादुई चक्की को चलाते हुए उसे अपनी अभिलाषा बताती है। जादुई चक्की, मुझे सोने की चूड़ियाँ दो। जैसे ही चक्की का एक चक्कर पूरा होता है, उसके भीतर से निकल रही सुनहरी चमचमाहट चारों ओर छिटक पड़ती है और चक्की से इठलाते हुए सुंदर सुंदर सोने की चूड़ियों के बंडल बाहर आने लगते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई चूड़ी चक्की। मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगा। परिधि उन सभी चूड़ी को सुनार से बेचकर मिले हुए पैसे से अपनी खातिर सुंदर सा घर बनाकर रहने लगती है, मगर गांव के लोगों को उसकी ये खुशियां खलने लगती हैं। तभी एक दिन कलावती लोगों के साथ उसके घर आती है। अरे कलावती काकी, आप सभी यहाँ? सब गनीमत तो है? ज्यादा पहेलियां ना बुझा परिधि, सच सच बता, ये घर कौन सी कमाई से खड़ा किया है? क्योंकि तेरी माँ ने तो महीने से खटिया धर रखी है। पैसे का पेड़ हाथ लग गया है क्या, जो इतनी तरक्की बटोर ली? या फिर मुंह काला कराई हुई कमाई से बनाया है ये घर? ये सुनकर परिधि की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है काकी। तो फिर कैसी बात है परिधि बिटिया? सच बोलकर झुका दे इन उंगलियों को जो तेरे दामन पर उठ रही हैं। सरपंच काका तेरे साथ हैं। परिधि पूरे गांव गढ़ को जादुई चूड़ी चक्की का सारा सच बता देती है, जिसे सुनकर सभी के कान खड़े हो जाते हैं। जादुई चूड़ी चक्की? अरे आप सब इसकी मनगढ़ंत बात मत मानिए। भला अनाज पीसने वाली चक्की से चूड़ियाँ कैसे निकलेंगी? आइए मेरे साथ, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। मेरी जादुई चूड़ी चक्की
जल्दी से अपना कमाल दिखाओ। परिधि के इतना कहते ही जादुई चूड़ी चक्की के चारों ओर एक पीली रोशनी प्रकाशमान हो जाती है और चक्की गोल गोल घूमती हुई अपने अंदर से सोने की चूड़ियों की ढेर लगा देती है। बस जादुई चूड़ी चक्की, रुक जाओ। परिधि के बोलते ही जादुई चूड़ी चक्की रुक जाती है और पूरे गांव को परिधि की बात पर भरोसा हो जाता है। अरे देख लिया कलावती, ये जादुई चूड़ी चक्की ही परिधि की कामयाबी का गढ़ है, इसलिए दूसरों पर दोष मत लगाया करो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। सच बात तो यह है कि लोगों के आगे बढ़ने से तुम्हें कुड़न होती है। जाने दीजिए काका, इंसान तो गलतियों का पुतला है, जो कभी भगवान तो कभी इंसान और कभी दौलत के इशारों पर नाचता है। काकी, आपको जितनी जरूरत हो इस जादुई चूड़ी चक्की से चूड़ी ले लीजिए। मैंने तुझे इतनी खरी खोटी सुनाई तो मुझसे नाराज नहीं? नहीं काकी, मेरे मन में कोई मलाल नहीं। कलावती जल्दी से जाकर उस जादुई चूड़ी चक्की को घुमाने लगती है, जिसके अंदर से हर बार की तरह वही उत्कर्ष उतरकर उसे सोने की चूड़ी देता है। इस तरह परिधि अपने जादुई चूड़ी चक्की से न सिर्फ अपने गांव के निवासियों की हालत बदलती है, बल्कि लाचार लोगों की भी बढ़ चढ़कर मदद करती है।